उप मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात तो हम योगी सरकार के 6 साल की कर रहे थे, दूसरे कार्यकाल का 1 साल समाप्त होने की कर रहे थे, लेकिन आज का दिन ही ऐसे घटनाक्रम से जुड़ा है कि जो पहले गद्दी में थे वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी, उन्होंने अभी भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्री को बता दिया होगा गाड़ी कहाँ पलटेगी, आप अमेरिकी सैटेलाइट से पता करवा लीजिए, वहां पे पता चलेगा। किशोर जी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों की आग में, गुंडों की गिरफ्त में, माफियाओं की गिरफ्त में, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में था। आज 2017 के बाद प्रदेश का नैरेटिव बदला है। हम डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे राष्ट्र के पैमाने पर नंबर 1 हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में लोगों को हम सुशासन दें, भयमुक्त समाज दें और लोगों का भरोसा कानून पर हो। यदि कोई क्राइम हुआ है, नामजद एफआईआर हुई है, कोर्ट के माध्यम से उसको पेशी पर संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे या विपक्षी दलों को क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ, यदि हम डे टू डे आवरली मॉनिटरिंग किसी अपराधी की कर रहे हैं, तो आपका कुछ व्यक्तिगत हित है क्या? आपकी क्या आवश्यकता है? यदि नामजद एफआईआर है और उसकी पुलिस उसको लेने कोर्ट के रिमांड के बाद कागज लेकर के नियमतः आई है, तो इनका प्रश्न उठाना क्या लोकतंत्र के हित में है? आप बताइए। ये आप कह रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं डे टू डे कि उनके इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, चाहे अतीक के साथ क्या हो रहा है। हाँ, मैं यही मेरा सवाल है। क्या किसी अपराधी के साथ इस प्रकार का प्यार करना प्रदेश की जनता देखती नहीं है? ये वही लोग हैं जो गुंडे, माफिया, मवाली, मैं कह सकता हूं लुच्चे, लफंगे, उनको पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन अपराधी की, उनको एमएलए एमपी किसने बनाया, उनको मुकुट किसने पहनाया राजसत्ता का? ये वही लोग हैं। आज जब हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं सारी निष्पक्ष हैं। भाई, हम सब भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं और देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर पहलू को सोच समझ करके उसमें उपबंध किए। समय समय पर हम उनको संशोधन भी करते रहते हैं। भारतीय दंड संहिता हमारी पहले की है, गैंगस्टर एक्ट हमारे पास है, गुंडा अधिनियम हमारे पास है। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है। ये कानून सब समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी थे और आगे भी चलते रहेंगे जब तक इनको संशोधन या बदला न जाए। हमने जो भी कार्रवाई की है विधि सम्मत की है और माननीय न्यायालय की कार्रवाई, उन विधि सम्मत कार्रवाई के दौरान ही सब कुछ न्यायालय में हमें देना होता है और अंतिम निर्णय न्यायालय का होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। यहां किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो। हम क्राइम करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हां, जब तक आप क्राइम, मैं समझता हूं आपका अगला सवाल क्या होगा, जब तक आप क्राइम नहीं करोगे तब तक हमें क्या है, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अपराधी के साथ बर्ताव अपराधी जैसा ही हमारे प्रदेश में होगा। और निष्पक्ष तरीके से कानून भी चलता है और आप कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से बुलडोजर भी जाता है। देखिए, जहां तक बुलडोजर की चर्चाएं जो होती हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक समाचार जगत के द्वारा पैदा किया हुआ एक नया नाम है। जब आप गैंगस्टर अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई गैंगस्टर जिसका नाम गैंग चार्ट में है, वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, उसने अपनी संपत्ति अवैध रूप से बनाई है
यानी उसकी आमदनी कहीं जायज नहीं है। दूसरा, जो संपत्ति पर बिल्डिंग खड़ी की गई है वो संपत्ति सरकारी है या अवैध कब्जे की है, तो उसको ध्वस्त करने का पूरी तरह से अधिकार विधि सम्मत रूप से सरकार के पास है, कानून में उपलब्ध है। तो ये जनता फिर ये भी देखती है ना, जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? हमारी जानकारी में जब कोई विषय आता है हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। बनते समय जिनके पास ये व्यवस्था थी शासन चलाने की, उनकी जिम्मेदारी तय होती है। आपने संविधान की बात की, अब वो एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी चल रहा है कि आप ही के प्रदेश के पूर्व सांसद, फिर वो केरल से सांसद हुए, अब उनकी सदस्यता ही निरस्त हो गई। फिर वही देखिए, न्यायपालिका के निर्णय पर अपने देश में आज तक किसी ने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाया। ये वही लोग हैं आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। 1975 में क्या हुआ था? लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र के इतिहास में भारत में यदि किसी ने काला अध्याय जोड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोड़ा है। अपनी संसद सदस्यता को बचाए रखने के लिए इस देश में इमरजेंसी थोपने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। आप मीडिया में कुछ कह नहीं सकते थे, अखबार में प्रेस नोट छप जाता था, अखबार पर नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इस देश ने इमरजेंसी झेला है। और ये वही लोग हैं जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दूसरा अध्याय चल रहा है। आज महात्मा गांधी स्वर्ग में रो रहे होंगे कि ये वही लोग हैं। आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने पूरा जीवन बलिदान किया, और वही लोग हैं जो गांधी जी की समाधि पर बैठ करके लोकतंत्र की दुहाई रहे, जिन्होंने इमरजेंसी थोपी थी इस देश पर। वो कह रहे हैं ये वाली अघोषित इमरजेंसी है। कौन सी इमरजेंसी है? अगर कोई माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है तो सबको सम्मान करना चाहिए। और आप अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य हैं जिन्होंने माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद सदस्यता गंवाई है। हम उपचुनाव में गए। खतौली में क्या हुआ था? हमारे माननीय विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता न्यायालय के निर्णय की वजह से गई थे। एक दर्जन उदाहरण आपको देश प्रदेश में मिल जाएंगे। एक व्यक्ति कोई राज परिवार में पैदा हुआ, उसके साथ हो गया तो हो हल्ला मचाएंगे आप। साधारण विधायक सांसद विधायक नहीं है। ये गलत है, ये दुखद है, और लोकतंत्र में ये इसको कोई जायज नहीं ठहराएगा। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं और आप जानते हैं कि परसेप्शन जो है वो एक बड़ा टूल होता है पॉलिटिक्स का। तो जो छवि जो है उसका असर नहीं पड़ेगा? ये जो छवि बन रही है उत्तर प्रदेश सरकार की कि या बनाने की कोशिश की जा रही है या बनाई जा रही है जो आरोप लगाकर, उसका जनता पर असर नहीं पड़ेगा? कि आप देखिए, आप बदमाशों में खौफ है, माफियाओं में डर है, लेकिन आम जनता जो इस होटल का जो वेटर से भी नीचे वाला चपरासी, उसको बुला पूछिए। आप बुलाइए, अगर कोई हो तो बुलाइए, जरा उसे पूछिए कि अतीक पर कार्रवाई सही है कि गलत। एक आदमी बुलाइए जरा, इसके चपरासी से नीचे वाले को बुलाइए। आपके सामने थोड़ी बोल रहे नहीं, आप उप मुख्यमंत्री, आपके सामने क्या? मैं बहुत लो प्रोफाइल व्यक्ति हूं। आप उसके कान में अकेले जाके पूछिए कि ये यूपी गवर्नमेंट की जो कार्रवाई माफियाओं के प्रति है, ये सही है गलत, वो सही बात बता देगा। अगर उत्तर प्रदेश का आपका कैमरामैन होगा तो उसके कान में पूछ लीजिए, मेरा नहीं, आप इसे पूछिए। तो ये बताइए, परसेप्शन उत्तर प्रदेश का आज बदल चुका है। मैंने पहले ही इंट्रो में आपसे कहा, परसेप्शन आज उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट को लेकर है। आज हम सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाले स्टेट हैं। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर डबल लेन 4 लेन की सड़कें हैं। 75 के 75 जिलों को हमने डबल लेन 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। हमारे पास एक्सेस बिजली है। इसी प्रदेश में 3 वीआईपी जिले थे, इटावा, मैनपुरी और रामपुर। एक हफ्ता 3 जिलों को छोड़ करके एक हफ्ता बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। हमारे जीजा फूफा जब आते थे पूछते बत्ती दिन की है कि रात की। शादियां भी उसी हिसाब से होती थी। 2017 से पहले शादियां दिन की और रात करके पूछ करके होती थी कि डीजल का पैसा बचेगा। आज हम 75 के 75 जिलों में हेडक्वार्टर में राउंड क्लॉक बिजली देने का काम कर रहे हैं। तहसील में 22 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, और गांव तक अनुमान्यता के हिसाब से लगातार बिजली देने का काम कर रहे हैं। और हमारे एक्सेस बिजली वाले स्टेट हम पीक आवर में 25,000 मेगावाट से अधिक बिजली खर्च करते हैं गर्मी में।
और हमारे पास 30,000 से अधिक मेगावाट का एग्रीमेंट मेरे हाथ में है। एक्सेस पावर वाला स्टेट है। आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की, अखिलेश ने कहा ये सब शो ऑफ है। 2018 में भी 1000 कंपनियों ने करार किए थे। अच्छा, एक काम बताइए किशोर जी, अब मान लीजिए परसेप्शन की बात करते हैं, ये आप केवल एक लाइन बता दीजिए कि 17 और 17 से 22-23 का परसेप्शन बदला है कि नहीं बदला, केवल इतना बता दीजिए। उस पर तो हम 6 साल के उसी पे तो बात करने बैठे। नहीं, बदला है कि नहीं बदला, इतना बता दीजिए। नहीं देखिए, यूपी के लोगों ने यूपी का विमर्श बदल दिया है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य गुंडों का स्टेट, उत्तर प्रदेश राज्य का कोई बालक अगर इंटर पास करके ग्रेजुएशन करके दिल्ली जाता था मुखर्जी नगर में कमरा लेने के लिए, तो उसे पेइंग गेस्ट भी नहीं बनाते थे लोग, कहते थे यूपी बिहार से लोग आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते तो हाथ मिलाते हो, चाय पिलाते, कहते 4 आना कम लो भैया, मेरे यहाँ रहो। आप उत्तर प्रदेश राज्य से परसेप्शन बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम नंबर 1 पर हैं, कानून व्यवस्था में पूरे राष्ट्र में हम नंबर 1 पर हैं। कोई भी व्यक्ति, हमने कानून को लागू करने में गरीब अमीर नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, अपना पराया भी नहीं देखा। कई लोग अपने लोग भी गए हैं और उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी अपने पे बुलडोजर चला आपके? आप देखिए, अगर गलती करेगा तो कोई बचेगा नहीं। कोई अगर गलती किया है, मान लीजिए ये जो डे लाइट मर्डर हुआ प्रयागराज में, 12-12, 15-15 शूटर हथगोले बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सटा के गोली मार रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? हमने सबको चिन्हित किया है, पाताल के नीचे भी होंगे तो ढूंढ कर ला करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। भागो। पहले क्या होता था, इसी स्टेट में अपराध के बाद माना जाता था कि एफआईआर हो गई, बेल करा लो, काम खत्म हो गया। अब बेल सजा नहीं है, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर। क्या आपने किया है? डेलाइट किया है आपने। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, थोड़ा नहीं बहुत पीछे ले जाता हूं आपको। मैं जब भी, कल से भी लखनऊ में आया और पहले भी जब भी आता रहा, बोले आप ब्रजेश पाठक जी से मिले? मतलब मेरे वैसे मुलाकात हुई है लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो उससे कहा अरे वो स्टूडेंट लीडर थे। आज आपको आज तक ये जाना जाता है, पहचान ये है कि स्टूडेंट लीडर से आप यहाँ पहुंचे हो। अब के छात्रों से मिलते हैं आप? मिलता हूँ मैं जब भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते, आज भी मैं किसी गया था। अच्छा। लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज है कानकुब्ज कॉलेज, उसका अब नाम श्री जयनारायण महाविद्यालय हो गया है। मैं गया था वहाँ, उनका स्थापना दिवस था, हजारों लोगों से भेंट हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। जो भी टास्क आप उन्हें देंगे, जुनूनी है, जो चाहेगा वो करके दिखा देगा। केवल आवश्यकता उनको एक प्लेटफॉर्म देने की थी। आज हमारी सरकार ने 5.5 लाख से अधिक नौजवानों को उनकी बुद्धि के बल पर, मेधा के बल पर सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया है। यह पहली बार सरकार में हुआ है कि नौजवानों को बगैर सिफारिश के नौकरी मिल रही। पहले उत्तर प्रदेश में, मैं आपको याद दिला दूं, 12 से 17 के बीच में प्रयागराज में हमारा लोक सेवा आयोग है स्टेट का, उसका नाम ही लोगों ने बदल दिया। लोक सेवा आयोग के आगे एक जाति बिरादरी का नाम लिख दिया था। उदाहरण के लिए, जितना पोस्ट निकलता उसमें आधा एक ही बिरादरी का होता था। लोग आंदोलन किए, हमारी सरकार ने तय किया कि हम मेरिट के बदौलत करेंगे। एक व्यक्ति को भी, मतलब चपरासी पर भी मेरिट के साथ करेंगे, पारदर्शिता के साथ करेंगे। यदि किसी ने जरा भी उसमें गड़बड़ी की तो हमने कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी और एनएसए तक लगाने का काम छोड़ा नहीं किसी को। हमारी सरकार नौजवानों के साथ खड़ी है। अब वो कहा जा रहा है कि साहब, हमसे कहा जाता था कि तारीख नहीं बताओगे, अब तो तारीख भी बता रहे हैं। 2024 की शुरुआत में राम मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। जो तारीख ये पूछते थे उनको भी आप इनवाइट करने वाले हैं? देखिए, प्रभु राम सबके हैं और मैं तो कहूँगा प्रभु राम की ही कृपा है। कई लोग तो कोट पर जनेऊ पहन करके भी घूमते मिलेंगे आपको। हमने एक सज्जन को देखा, यहाँ रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे और कोलकाता में जाकर के माँ के दरबार में दंडवत कर रहे थे। ये सब प्रभु राम की कृपा है। और जो लीला प्रभु राम ने रची, पूरी दुनिया उसका तमाशा देखती है। अयोध्या में भव्य प्रभु राम का मंदिर बने,
ये सबकी दिली इच्छा थी, पूरे भारतवर्ष के लोगों की इच्छा थी और वो बन रहा है। और कुछ ही समय के बाद हम सब अयोध्या जाएंगे और अयोध्या एक ऐसा सिटी डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप हो रहा है। आप भी अयोध्या जब कभी जाओगे तो आपको अद्भुत नज़ारा अयोध्या का नजर आएगा। तो फिर जो आकलन होते हैं कि अब 2024 में राम मंदिर हो जाएगा तो फिर तो लोकसभा की यहाँ की 80 सीटें तो फिर आप सारी समेट लोगे, ये टारगेट है? देखिए अभी क्या है, हम जो राजनीतिक दल हैं या आम जनता है या आप भी, परिणाम अपने पीछे का देखते हैं और आने वाले का आकलन करते हैं। 14 में हमने 75 सीटें जीती थी सहयोगी दल को मिला करके। फिर जब 19 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल गए। फिर ये लगा कि बहुत बड़ा गठबंधन है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट किया गया कि गए। आपको भी लगा था गए। लेकिन मैं प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जनता के प्रति और बढ़ा और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हमने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की और सीटें नहीं हासिल की। जिसके बाद उपचुनाव हुए दो, तो उसमें हमारे पास 64-65 सीटें थी, तो रामपुर और आजमगढ़ भी आ गया। अब स्थिति यह है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर के कोई कहने वाला नहीं है कि हमने काम किया है जनता के बीच में जाकर के। समाजवादी पार्टी की कलई को प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई है। जितने भी गुंडे हैं, जितने भी बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को तिरछी नजर से देखने वाले, बुरी नजर से देखने वाले, सब इन्हीं के पास है, इन्हीं के संरक्षण में है। तो प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में हम 14 वाला रिजल्ट दोहराएंगे। हम 75+ सीटें जीतेंगे। 14 में, 17 में, 19 में और 22 में प्रदेश की जनता ने लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आशीर्वचन दोहराया है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। तो ये उनकी पार्टी में ही अगर सब कुछ है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं है डिफेंड करने के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो फिर उनकी पार्टी से नेता कार्यकर्ता आप लेते क्यों रहते हैं? उनको उधर अलग ही रखिए। कहां मिलते रहते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी के। देखिए सब लोग गलत नहीं है, सब लोग गलत नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में कई लोगों को गुमराह करके वो ले गए कि आ रहे हैं और अब वो परेशान है, ढेर सारे लोग आएंगे। तो ये तो वो वाले लोग हुए ना, तो जो आ रहे होते हैं उस तरफ चले जाते हैं, उनको क्यों ले रहे हो? ये लोकतंत्र का मेला है। हमारे पार्टी की रीति नीतियों में और भारत माता के प्रति जो भी प्रतिबद्धता दिखाता है उसका सबका स्वागत हम करते हैं। ये अभी नवरात्र पे कार्यक्रम हो रहे हैं, नवरात्र में जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ, इसकी वजह से आप सब जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले भी पढ़ी जाती थी और फिर पढ़ी जा रही है और ये आज नहीं है, ये हमेशा पढ़ी जाती है। एक वाकया मैं आपको याद दिलाऊं। प्रभु राम केवल हमारे नहीं है, वो सबके हैं। श्रद्धेय अटल जी एक बार इंडोनेशिया गए, तो इंडोनेशिया में उन्होंने नजारा देखा कि हर मोहल्ले में, हर शहर में रामलीला हो रही है। सब जानते हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। तो अटल जी ने वहाँ के नीति नियंताओं से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप तो मुस्लिम हैं और रामलीला खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमने अपना धर्म बदला, अपने पूर्वज नहीं बदले। राम हमारे पूर्वज है, हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। भाई से भाई से क्या रिश्ता होगा, भाई से बहन का रिश्ता क्या होगा, पिता पुत्र का रिश्ता क्या होगा, गुरुजनों से हम कैसे संवाद स्थापित करेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी पर बलात् कब्जा करने वालों के साथ क्या कानून है, दूसरे की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी के साथ बुरी नजर से देखने वाले के साथ क्या कानून लागू होगा, सब कुछ रामचरितमानस में दिया हुआ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ही भारत की संस्कृति को यहां तक पहुंचाने का काम किया। तो फिर वो कहते हैं कि विरासत में तो और भी बहुत कुछ आया, विरासत में जो बाद में आया उसको आप नकार रहे हो। कौन सा? जो इतिहास में रहा, जो बाकी भी तो इतिहास रहा। तो बाद में दरअसल क्या होता, हम समग्रता के साथ देखते हैं। रहीमदास जी ने भी तो लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गईले थोथा दे उड़ाए।
तो आज हम यहाँ लखनऊ अधिवेशन कर रहे हैं, अगली बार जब करेंगे तो नाम यही रहेगा, लखनऊ अधिवेशन? अधिवेशन तो रहेगा, लखनऊ रहेगा? क्यों नहीं, नाम नहीं बदलेगा? देखिए ये जो सवाल आपका है ना, हाँ। हमारी सरकार जो है वो जनहित के लिए काम करती है और जनता का जिसमें हित होगा हम उधर बढ़ेंगे। और यही लोकतंत्र का तकाजा। अगर कोई हमसे कहे कि एक लाइन में संविधान की परिभाषा लिख दो, तो हम जो गांव में टहलते हैं, सड़क पे टहलते हैं ना, तो अमरूद बेचता है, मूंगफली बेचता है, उसका हम कांटा उठा लेंगे, तराजू। तो एक तरफ भारतीय कानून और एक तरफ लोगों की जनभावनाएं रख दें, कांटे में कांटा मिलाए चलो, देश चलता रहेगा। यही मेरा काम है। आपने बिरादरी की बात की। एक अखिलेश जी ये कहते हैं कि आप जाति जनगणना जो है वो आप करवाना नहीं चाहते। भाई देखिए, हम यही तो कहते हैं, विमर्श बदल गया डेवलपमेंट की तरफ। हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज की, हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक एयरपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं राउंड द क्लॉक बिजली की। हमने विकसित शिक्षा के 90% से अधिक स्कूलों को कायाकल्प कर दिया है। हमने सभी पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बना दिए हैं। हम लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, हम लोगों को ओडीओपी से जोड़ रहे हैं। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, झांसी में आयुध कारखाने लगने जा रहे हैं। अब वो बात करें जाति गणना की। एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, वो बरसात हो गई तेज तेज, तो हल लेकर के खेत की तरफ जोतने के लिए जा रहा था। बहू की नई नई शादी होके आई थी, तो वो चर्चा कर रहे थे अपनी पत्नी से, किसान, कि अब खेत जोत के आएंगे तो खाद की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ पैसे का जुगाड़ करो, प्रबंध करो। तो बहू अंदर से आई, उसको पता नहीं था विमर्श क्या चल रहा है। उसने कहा, और हमारा बेंदा, आप मेरी बात समझ पाए, वो बेदी को बेंदा बोलते हैं। तो ये हालत उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का विमर्श इस समय पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहा है। आप पूरे देश में चले जाओ, जितना निर्माण हो रहा है उसमें 75% से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के इन्वॉल्व हैं। तो आप किसी भी चिकित्सालय में चले जाओ पूरे देश में, आप किसी न किसी चिकित्सालय में पूरे देश में जाओगे तो 100 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर आपको यूपी का ही मिल जाएगा। आप चले जाओ, देखो। तो अगर समुदाय, हमारे इंजीनियर, हाँ, आपको हर जगह मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संभावनाएं हैं, एक मेघा है, लोगों की काम करने का जुनून है और अपने भारत के प्रति जुनून है, भारत माता के साथ काम करने का लोगों में जुनून है। तो अगर समाज के किसी एक वर्ग या समुदाय या बिरादरी की बात नहीं है, तो फिर पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग क्यों सोचा जाए? भाई देखो, हम सब लोकतंत्र में हैं और ये तकाजा लोकतंत्र का है कि जिसका शोषण हुआ लंबे अरसे तक, उसे हम ऊपर लाएं और उसकी हम मदद करें। जैसे आरक्षण को लेकर, आरक्षण क्या है? आरक्षण को हमको कोई बगैर कानून के परिभाषित करने को कहे तो क्या है? जैसे एक बकरी और एक हिरन, दोनों अगर एक साथ खेत पे हैं या जंगल में हैं, दोनों ने बच्चे दिए, तो हिरन का बच्चा तो तुरंत दौड़ने लगता है, लेकिन बकरी का बच्चा 3-4 घंटे बाद दौड़ता है। तब तक उसको उसका मालिक क्या करता है? उसको गोद में लिए रहता है, उसको गोद में लिए रहता है, उसको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाता है, जिससे उससे जानवर या अन्य हिंसक पशु उसको अटैक न करे। यही आरक्षण है। जो व्यक्ति पीछे छूट गया है, मुख्य धारा में नहीं है, उसकी हम मदद करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी पसमादा समाज के, जो धुनकर हैं, जो चूड़ी बेचने वाले हैं, जो अन्य काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। और हमारी जो गरीब कल्याण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो जन जन में भरोसा जीती हैं और सभी गरीब मुस्लिम भाइयों को उनका लाभ मिल रहा है। अब एक अहम मुद्दे की बात करता हूं, जिसकी बात शायद अखबारों की सुर्खियों में नहीं आती, क्योंकि शायद वो इतना लोकप्रिय ना हो वो विमर्श, लेकिन अहम बहुत है, महिला सुरक्षा। उस पर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रदेश की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा आता है उसमें। देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। 17 में जब सरकार बनी तो कॉलेज के सामने, डिग्री कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, महिलाओं के वर्क प्लेस पे लोग सीटी बजाते थे, बुरी फप्तियां कसते थे। तो हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। उसके परिणाम जानते हैं क्या हुए? हमने 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और
सभी लोगों को जेल भेजने का काम किया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखें। और मैं बताऊं, जो गंभीर अपराध है, रेप जैसे अपराध हैं, हमने उनमें मॉनिटरिंग की। आज अभियोजन के मामले में आप रिकॉर्ड उठाइए एनसीआरबी का, जितने भी हमारे पाक्सो के मुकदमे हैं बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध के, हमने उस पर खुद पैरवी की। पिछली बार कानून मंत्रालय मैं देखता था, 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कई मुकदमों में आजीवन कारावास की सजा देने, हम अपराध में, पाक्सो एक्ट में, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अंत में विजय जी, एक सवाल जो कहा जाता है कि आप क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, आपके तहत और भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के काम की फाइलें जब योगी जी के पास जाती हैं तो आपका इंटरेक्शन जो होता है उससे आपने क्या देखा और क्या सीखा? क्या कितनी आपको फ्रीडम देते हैं काम करने की? देखिए, पूरी स्वतंत्रता है काम करने की, तभी प्रदेश नंबर 1 के लिए आगे बढ़ रहा है। और हम सब मिलकर के एक टीम भावना के साथ पूरे राष्ट्र के पैमाने पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेकर के एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाने के लिए, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, सरकार चुनिंदा लोगों के लिए काम नहीं करती, हर गरीब व्यक्ति के, आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी झोपड़ी में पैदा हुआ था, उसको पक्का मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको जल जीवन मिशन के तहत टोंटी से पानी जा रहा है, उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, और हमारी सरकार ने होली दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर कर दिया है। चलिए, आखिर में सबसे मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूं, आपको अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कहा जाए कि आप चुनाव लड़िए और ये पोस्टर है, इसमें एक ही फोटो लग सकती है, योगी जी की लगाएंगे, मोदी जी की लगाएंगे? मोदी जी की लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इनका हम न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से। धन्यवाद। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश की एक शानदार झलक न्यूज़ 18 इंडिया